हमारे साथ हैं योगेश कुमार, हॉकी के खिलाड़ी भी रहे हैं, राष्ट्रीय, बहुत अच्छे कोच हैं और हॉकी के साथ साथ अन्य खेलों की भी इनके बारीकी से समझ है। ईशाउद्दीन हैं, खेल पत्रकार हैं, आप इस प्रदेश के बहुत सीनियर पत्रकार हैं और सभी चीज के बारे में इनकी जानकारी बड़ी मुकम्मल है। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और भारत पहला देश है जो जिसकी महिला और पुरुष दोनों टीम किसी ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची। ये अपने आप में एक अनूठा रिकॉर्ड है। दुनिया का किसी देश में ऐसा नहीं हुआ है, कोई भी देश ये करने में सफल नहीं हुआ है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे न्यूजीलैंड हो। बहरहाल, तो अभी ये जो आज का खेल था जिसमें कि हम 3 क्वार्टर तक बहुत शानदार खेले, 2-2 की बराबरी थी, चौथे क्वार्टर में क्या हुआ? देखिए, ये दिन होता है, किसी भी गेम का एक दिन होता है और पर्टिकुलर उस डे में आप कैसे परफॉर्म करते हैं वो रिजल्ट उसी से डिसाइड होता है। तो आप पहले के आंकड़ा में अगर जाइए तो बेल्जियम जो हाल के दिनों में, बेल्जियम का जिस तरीके से हमारा सुनहरा इतिहास रहा है भारतीय हॉकी का, 8 गोल्ड सहित 11 पदक ओलंपिक में, विश्व कप में भी हमने किया, वैसा इतिहास नहीं रहा है। लेकिन हाल के दिनों में वो एक महाशक्ति के रूप में आया है। और आप देखे होंगे कि जो पिछला मुकाबला था हमारा विश्व कप, चूंकि मैं उस विश्व कप का गवाह भी था, तो वहां पे बेल्जियम टीम को देखने के बाद ही लगा कि ये टीम बहुत आगे तक जाएगी। नहीं, बेल्जियम बहुत टफ टीम थी और आज वर्ल्ड नंबर 1 टीम है, विश्व का विजेता टीम है। बिल्कुल। लेकिन आप भारत और बेल्जियम का जब आंकड़ा देखिएगा पिछले, तो हर चीज बराबरी का था। हम लोग दोनों टीम बराबर जीती है, बराबर ड्रॉ की थी। इस जगह पे वो बाजी मार गए। दिन था, ऐसा नहीं था कि हमारे प्लेयर खराब खेले या खराब परफॉर्मेंस की वजह से। आप देखेंगे बॉल पोजीशन हमारा अच्छा था, सर्किल पेनिट्रेशन भी हमारा ज्यादा था। लेकिन वो जो ड्रैग फ्लिक में जो वर्ल्ड का नंबर 1 है हमारे, वो उनका हैट्रिक जो था ना, वो टर्निंग पॉइंट होगा, वो डिसाइडिंग फैक्टर हो गया। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये अलेक्जेंडर आपको जो है, ऐसा क्या 4th क्वार्टर में ऐसा क्या था, क्या कहीं कोई हमारी जो पारंपरिक कमजोरी उभरी, या हमें जो है सो कहीं ना कहीं बेल्जियम बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया? नहीं, देखिए, बेल्जियम बहुत ऑर्गेनाइज तो नहीं है, लेकिन ये हमारी पुरानी 4th क्वार्टर की बात बिल्कुल हम वही बात कर रहे हैं कि पिछले कई ओलंपिक्स में और कई मतलब मैचेस में हम ये देखते हैं कि जो बड़ा प्लेटफॉर्म होता है वो आखिरी 10-15 मिनट में हम थोड़ा डिफेंस में कमजोर हो जाते हैं। आप जब इस मैच को देखेंगे बेल्जियम के साथ, तो आखिरी क्वार्टर में जो भी 3 गोल हुए हैं बेल्जियम ने किए हैं, उसमें से एक स्ट्रोक है और पेनल्टी कॉर्नर भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डिफेंस जो है थोड़ा सा कमजोर हुआ है और इसी की वजह से 3 गोल करने में सफल हुआ। इसके एक दूसरी वजह यह है कि हम जो है वो मतलब चेक नहीं कर सके अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स पर। टूर्नामेंट में 14 गोल कर चुका है वो खिलाड़ी, 2 हैट्रिक कर चुका है और इस मैच में भी हैट्रिक किया है। तो उस खिलाड़ी को हमको पकड़ना चाहिए था, मार कर इसमें थोड़ी चूक हुई है। और ये बहुत बड़ी चूक है जो इस पर हम आगे काम करेंगे। हम पूरी उम्मीद है कि हमारा कोच जो है इस पे काम करेंगे। लेकिन जो पेस होना चाहिए था इस मैच में, हमने पूरी तरह से वो पेस दिया, पूरी तरह से आक्रामकता दिखाई, हमने पूरी तरह से बेल्जियम को ये संघर्ष करने पर मजबूर किया। और आप देखेंगे पिछले 2-3 बल्कि 5-6 अगर मुकाबलों को देखें तो बेल्जियम को हमने 4 बार, 6 में से 4 बार मारा है। सिर्फ 2 बार हारे हैं, 2 बार हारे हैं। तो थोड़ा सा ये लगता है कि बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसको मजबूत करना चाहिए कि आखिरी 10 मिनट में हम गोल अपने ऊपर होने से कैसे बचाएं। ये थोड़ा सा है, इसको मैं चेक करने की जरूरत है। इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाह रहा हूं कि अंतिम क्वार्टर में जो गोल हुआ, स्ट्रोक, जिसको कि 99% गोल माना ही जाता है। और चेक करने की जहां तक बात है कि वो पेनल्टी कॉर्नर में गोल हो रहा है, आप इस बात को नहीं भूलिए। पेनल्टी कॉर्नर में उस समय 140-150 माइल के स्पीड से उनका बॉल आता है अलेक्जेंडर का। वो वर्ल्ड के नंबर 1 है, 2 हैट्रिक लगा चुके हैं, जैसा ईशा भाई ने बताया। तो उनको चेक करना इतना आसान नहीं था। हमारे पास सिरजेस जैसा ताकत, जिसके बदौलत हम लोग इस जगह तक आए हैं। तो वो क्या था कि अपोनेंट का वो जो हीरो था वो भारी पड़ गया। आप देखेंगे सिरजेस जैसे गोलकीपर के पैड के बीच से बॉल जा रहा, तो क्या था, ये स्पीड जो था ना, वर्ल्ड के किसी भी टीम के लिए नामुमकिन हो जाता है उसका स्ट्रोक। और एक बात ये भी है कि आजकल के जो फॉरवर्ड लाइन में प्लेयर्स होते हैं वो इस बात की टेक्निक में ज्यादा ध्यान देते हैं कि गोलकीपर्स के बीच में, पिछला मैच में आपने देखा होगा कि 2 गोल जो हमने किया है वो गोलकीपर के बीच से किया है। योगेश, आप कोच भी हैं और बहुत अच्छे कोच हैं। एक बात बताइए कि दोनों ही टीम में जो कोच हैं हमारे इस समय वो विदेशी हैं और दोनों जो है 4-4 साल से ऑलमोस्ट लगे हुए हैं। काफी समय तो इसको आप कैसे देखते
देखते हैं ये पॉजिटिव है या वो पॉजिटिव हुआ करता था जब हमारे यहाँ 10-10 महीने पे कोच बदल जाते? नहीं, ये आज अगर टीम रिजल्ट दे रही है तो उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रीजन है कोच को लंबा समय देना। कोच को समय लगता है प्लेयर को समझने का, उनके मेंटेलिटी को समझने का, उनके स्टाइल को समझने का, फिर उसके बाद उसमें वो चेंजेस लाते हैं। जब तक हमारी टीम, हमारे जो कोच हुआ करते थे, समझते थे प्लेयर को किस तरीके से हमको आगे ले जाना है, प्लानिंग करते थे। देखिए, कोई भी बड़ा टूर्नामेंट हो, चाहे वो आप विश्व कप की बात कीजिए, ओलंपिक की बात कीजिए, उसकी तैयारी 4 साल पहले शुरू होती है किसी भी टीम के लिए। तो उनको समय मिलना चाहिए था, ये समय हमारे कोच को नहीं मिलता था। और उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता था। और इस बार टेक्निकल पॉइंट हमने इसीलिए आपसे पूछा। और इस बार एक और अच्छी चीज ये हुई कि ग्राहम रीड ऑस्ट्रेलिया के हैं और बहुत अच्छे कोच हैं, और वो बहुत फिटनेस ये जो हमारा हरेंद्र सिंह, अभी जितने भी प्लेयर हैं, ये बिहार के लिए गर्व की बात है कि वो सब हरेंद्र सिंह के ज्यादातर प्रोडक्ट हैं, उनसे ट्रेनिंग लेके आए हुए बच्चे हैं। जो हमारा लखनऊ में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके विनर टीम है, तो हरेंद्र सिंह का भी एक ही मात्र था, मतलब फिटनेस, और उसी को ये आगे बढ़ाए और भी चीज उसमें ऐड किए। और एक और चीज आपको बताएं, एक ऐसे शख्स हैं इस टीम के साथ, मेंस टीम के साथ, शिवेंद्र सिंह। आप कुछ साल पहले तक शिवेंद्र सिंह को एज ए प्लेयर देखते होंगे, बिल्कुल, लेकिन आज के डेट में शिवेंद्र सिंह भारतीय हॉकी टीम के रीढ़ हैं। देखिए, जो भाषा की समस्या है वो रहेगी, वो ग्राहम रीड कितना भी चाहे वो एक धारा प्रवाह हिंदी नहीं बोल पाएंगे। और इंडियन प्लेयर के भी साथ दिक्कत है कि इंग्लिश को उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते हैं। तो इस बीच में शिवेंद्र सिंह का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन एक चीज है ना कि खेल की तो एक भाषा अलग होती है, उसमें भाषा कहीं बहुत ज्यादा दीवार नहीं बनती। नहीं, अब वो खेल की बात नहीं रह गई। ये चीज अब की एस्टेब्लिश हो गई, क्योंकि महिला टीम के भी जो कोच हैं वो भी विदेशी हैं, लेकिन साथ में इंडियन कोच, और वो बहुत अच्छे मोटिवेटर भी हैं, बहुत अच्छे मोटिवेटर। ये उनके साथ प्लस पॉइंट है। तो टीम जो आज आपकी यहाँ पहुंची है। अच्छा, ये बताइए कि स्टिक वर्क में आपने क्या सुधार देखा? देखिए, बड़ा अफसोस लगता था कि हमारी टीम, जो हॉकी का बेसिक स्किल होता है, सही पास डालना और बॉल को रिसीव करना, इसमें जो गलती होती थी तो मतलब अजीब झुंझलाहट होती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। दुख होता था कि भाई आप इंटरनेशनल लेवल के नहीं हैं, अगर बेसिक स्किल आपके पास नहीं है आप इंटरनेशनल हॉकी में कहीं नहीं टिकेंगे। लेकिन इस बार पूरे टूर्नामेंट में मेन और वीमेन दोनों में ये जो बेसिक चीज है, दूसरा पोजीशनिंग का, गेम का जो पोजीशन लाजवाब है। पहले हम लोग देखते थे तो सपना लगता था कि आप डी में आप रिटर्न पास दे रहे हैं अपने डिफेंस को, आपके पास कितना कॉन्फिडेंस है और आपकी ट्रैपिंग सही है, तालमेल है, बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए ये कॉन्फिडेंस आया। और डिफेंस में जो अनुभव है, उनमें जो तालमेल है, इसका फायदा हमको, मेरा मिडफील्ड को मिल रहा है, और मिडफील्ड भी बहुत आगे जाके अटैक को सपोर्ट कर रहा है। कल का सेमीफाइनल भारत के लिए कितना यूजफुल होने वाला है? देखिए, महिला टीम के साथ एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है ना, उनके पास खोने को कुछ नहीं है। हाँ, करेक्ट, खोने को कुछ नहीं है। जो भी होगा वो बोनस है, क्योंकि जिस जगह से इस जगह तक की सफर उन्होंने तय किया है, ये एक स्वप्न हो सकता है। इतनी जल्दी इंटरनेशनल हॉकी में इस जगह तक आ जाना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और होगा, क्यों नहीं होगा। वंदना कटारिया जो लास्ट मैच में हैट्रिक की थी, वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेके, और ये कमिटमेंट है अगर टीम में। और हमारे पास रानी रामपाल से लेके सविता पूनिया, एक से एक स्टार प्लेयर हैं। आप ऐसे प्लेयर हैं जो इतने मतलब बुरे आर्थिक स्थिति से निकल के आ रहे हैं, उनके अंदर एक जज्बा है, कमिटमेंट है कि हमको कुछ करना है अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। तो फुली मोटिवेटेड है। सबसे अच्छी चीज एक और आप बता दें, महिला और पुरुष टीम में हर बार कुछ खेमा हुआ करता था, अब क्यों नहीं? दो ग्रुप है, ये कहीं से नहीं दिख रहा है, और ये बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। और शायद पहली बार ऐसा लग रहा है बहुत अरसे के बाद कि टीम जो है, दोनों टीम तिरंगे के लिए खेल रही है, तिरंगे के लिए बिल्कुल एकजुट होकर खेल रही है, कंबाइंड होकर खेल रही है। और इसमें से दोनों ही टीम में देखें आप, महिलाओं में देखें तो लगभग 1 दर्जन, पुरुष वर्ग में देखें तो लगभग 8 से 9। ये पहली बार ओलंपिक खेल रहे हैं। इतनी खिलाड़ियों को एक साथ ओलंपिक खेलने का मौका मिल रहा है, वो चाहते नहीं है कि किसी तरह इस मौके को गवाया जाए। तो ये बिल्कुल आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुरुष टीम को कांस्य पदक के लिए, महिला टीम
गोल्ड के लिए जाहिर सी बात है। हाँ, जाहिर सी बात है। अभी ये देखिए कि 10 खिलाड़ी पुरुष टीम में नए हैं, 8 खिलाड़ी महिला टीम में नए हैं, और ये परफॉर्मेंस अगर आप इस ओलंपिक को देखेंगे टोक्यो को, तो मैं तो निश्चित रूप से कहूंगा कि ये भारतीय हॉकी का पुनरुत्थान हुआ है निश्चित रूप से। क्योंकि दो टीमें आपकी कंट्री की दोनों सेमीफाइनल में पहुंच जाएं, और ओलंपिक के अंतिम 4 में पहुंचना कोई हंसी ठट्टा नहीं है, जाहिर सी बात है, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो पहुंचती है वो वर्ल्ड क्लास होती है। तो ये इंडिया ने ये बताया कि हम वापस आए हैं, और ये बहुत बड़ी सुखद चीज है भारत के लिए। ठीक है, हम पुरुष वर्ग में वो सफलता नहीं पा पाए जिनकी उम्मीद हम लोग लगाए बैठे थे। हर आदमी चाहता है हमारी टीम जीते, लेकिन जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिया उसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी चाहिए। और जैसा कि रियो में हम लास्ट पोजीशन में लगभग थे, 12वें स्थान पर थे हमारी महिला टीम। जब पहली बार 1980 में हमारी टीम गई थी तो हम 4थे स्थान पर रहे थे, मेडल से थोड़ा चूक गए थे, 4थे स्थान पर रहेंगे। इस बार हमारी टीम सोचेंगे उससे बेटर हो। जाहिर सी बात है कि अब बेटर का मतलब वो गोल्ड पे ही निगाहें हैं। बिल्कुल, निगाहें गोल्ड पे हैं महिला टीम की। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, जैसा आपने कहा कि वो डे के ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे खेल रहे हैं, या राइवल टीम आपको कितनी वीकनेसेस को कैसे एक्सप्लॉइट कर रही है, ये हर टीम पे लागू होता है, खासकर लास्ट स्टेज में तो जरूर, क्योंकि हर टीम जो है बड़ी प्रोफेशनल होती है, बड़ी टफ होती है। तो हम लोग को उम्मीद है कि भारत जो है महिला टीम खासकर अब जो है, चूंकि उसके पास चांदी और सोना जीतने का पूरा मौका है, तब है कि अपोनेंट जो है ना थोड़ा टफ है। हाँ, टफ है। भारत का जिसे जर्मनी से जो मुकाबला है उसके बनिस्बत अर्जेंटीना बहुत टफ पड़ेगी वुमेन्स हॉकी में, क्योंकि वुमेन्स हॉकी में अर्जेंटीना एक पावर है। लवलीना जो है, देखिए कल वो खेलेंगी बॉक्सिंग में, और उनसे कांस्य की तो उम्मीद हो चुकी है, तो पक्का है। और हम लोग सभी चाह रहे हैं कि वो सोने या चांदी में बदल जाए। कितना देखते हैं, क्योंकि अभी उनके जो मैचेस हम लोगों ने देखे हैं बहुत दम है उनमें, और वो जिस तरीके से खेल रही हैं उसमें लगता है कि शिकन, क्योंकि उनकी टेक्निक भी, उनका फुटवर्क भी जो होता है, आप वो देखिए, और फुटवर्क वो उनका काफी बेहतर है। राइवल जो उनका बॉक्सर है उसको बड़े कायदे से वो भांपती है, और उसका कोई भी अंडरकट और हुक उसको परेशान नहीं करता है। तो वो जो है, आप कैसा देख रहे हैं उसको? देखिए, एक बॉक्सिंग में एक बहुत अच्छी चीज ये की गई कि जो सेमीफाइनलिस्ट हैं जी, चारों को पदक मिलता है। हाँ। तो भारत जैसे देश में जहां पदक बहुत कम मिलता है, और जब जिसको मिलता है उसको हम लोग हीरो की तरह प्रोजेक्ट करते हैं, करना भी चाहिए, तभी लोग मोटिवेट होंगे। तो लवलीना के साथ एक एडवांटेज क्या है, एक पदक पक्का, यानी कि उनको पता है कि अब देश में उनको एक हीरो का दर्जा मिलेगा, सरकार से जो सहयोग मिल रहा था और भी बहुत कुछ मिलेगा। बिल्कुल। तो वो बहुत मोटिवेटेड हैं। अब खोने को कुछ नहीं है इनके पास। जिस तरीके से महिला हॉकी की मैं बात कर रहा था, इनके पास भी खोने को कुछ नहीं है, और वो मोटिवेशन जो है ना, वो कुछ भी उलटफेर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, और हम पॉजिटिव ही सोचें। कल के जो मुकाबले हैं उनके लिए हम लोग निश्चित रूप से बहुत आशान्वित हैं, और लगता है कि एथलेटिक्स में भारत के जो पदकों की एक आशा लगातार बार बार होती थी और वो धूमिल होती थी, अब की शायद वो जो है वैसा ना हो, अब की हमें शायद एथलेटिक्स में। देखिए, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग जो पदक की उम्मीद कर रहे थे कि एटलीस्ट डबल फिगर में जाएगा, तो वो होना चाहिए था। उसका एक बहुत रीजन, छोटा सा रीजन ये है, मतलब जो बहुत महत्वपूर्ण है, जापान का क्लाइमेट। अभी जो मैच चल रहा था उस समय ह्यूमिडिटी वहाँ 80% है। 80% ह्यूमिडिटी में प्लेयर को परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारा देश, हमारे यहाँ क्योंकि ह्यूमिडिटी, हम लोग भी हमारे यहाँ भी काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी है, तो हमें इसकी आदत होती है, और यूरोपियन टीम को दिक्कत होती है इसमें। देखिए, कहीं ना कहीं एक चीज और भी है कि आए दिन जिस तरीके से खेल गांव में सैकड़ों खिलाड़ी रोज संक्रमित हो रहे हैं, उसका एक साइकोलॉजिकल तो कहीं ना कहीं असर हर खिलाड़ी पे प्रेशर है, क्लाइमेट का भी बहुत फर्क पड़ रहा है। और उसका एडवांटेज, पीवी सिंधु द ओनली महिला प्लेयर, जिसको कहते हैं ओनली महिला प्लेयर, जिसने भारत के लिए 2 ओलंपिक में लगातार पदक जीते, ठीक है ना। तो इसको आप किस तरीके से देते हैं, कितना बूस्ट देगा ये देश में खेल को? देखिए, आधी आबादी, चानू भी बहुत साधारण खिलाड़ी है, वही परिवार जो है उसका, लेकिन उसका खिलाड़ी का कद बहुत ऊंचा है। वही कह रहे हैं कि इस बार देखिए, ये वुमेन पावर, आधी आबादी की जो हम बात कर रहे हैं, वो देश के लिए क्या कुछ कर रहा है। आधी आबादी में भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, चाहे आप चानू की ही बात कीजिए, बहुत गरीब परिवार से आ रही है, मतलब उन लोगों को जो स्ट्रगल है उन सब पे मूवी बनने लायक है, और जो परफॉर्मेंस है लाजवाब है। हमको लग रहा है कि पूरे देश को सरकार तो मदद कर ही रही है, सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से सारे खिलाड़ी इतने मोटिवेटेड है। आज हमारे मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर
मैच देख रहे थे। इससे खिलाड़ियों में जोश आता है। तो जिस तरीके से सहयोग मिल रहा है, जिन तरीके से चानू को ऑनर दिया गया, इससे और लोग भी मोटिवेट होंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो हाशिए पे हमारे आधी आबादी थी, जो गरीब तबके के, अब वहां से भी खिलाड़ी निकल रहा है, ये बहुत शुभ संकेत है। और हम पुनः बधाई देते हैं कि ये आने वाले समय में पुरुष के साथ साथ कंधा मिला के महिला पुरुष से आगे निकल गई। क्योंकि आप देखिए वेट लिफ्टिंग जैसे खेल में जिसमें कि खान पान की बहुत जरूरत होती है, चानू बहुत ही सिंपल परिवार की हैं और उनको देख के जब वो लौटी हैं और जो वो अपने किचन में खाना खा रही थी जमीन में बैठ के, तो वो एक अद्भुत दृश्य था जो दिल को छू गया कि इस लेवल से इसने जाके भारत के लिए जो है चांदी जीती। और ये बहुत बड़ी बात है, क्यों कितनी विल पावर होगी उस खिलाड़ी की, आप उसका अंदाजा लगाइए। मैरी कॉम हारी, लेकिन मैरी कॉम ने हारने के बाद जो उद्गार दिया, कि मतलब देश के लिए मैं चूक गई, इसका मुझे जिंदगी भर मलाल नहीं रहेगा और मैं तिरंगे के लिए खेलती हूँ। उसमें भी तो एक बात समझ में आई कि मैरी कॉम हार जरूर गई, लेकिन जो बातें सामने उभर कर आ रही है उसमें यह है कि थोड़ा सा जजेस का जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होना। अच्छा, आप देखिए सतीश कुमार जो हारे, सतीश कुमार जो वर्ल्ड नंबर 1 से हारे और उनकी आंख पे यहाँ 8 टाक थे क्वार्टर फाइनल में, लोगों ने मना किया मत उतरिए, लेकिन उनका जीवन देखिए, यही मोटिवेशन होता है। पूरे 5 राउंड वो लड़े, पूरे 5 राउंड लड़े, यही मोटिवेशन ऐसे खिलाड़ी जो हैं, और ये मोटिवेशन हार जीत मायने रखती है अपने आप में, ये सही क्या है, लेकिन ऐसे खिलाड़ी जब खेलते हैं तो एक पूरा माहौल बन जाता है। वही कह रहे हैं, मैरी कॉम का हारी लेकिन दिल जीत ली। उसी तरीके से हम एक और बहुत पॉजिटिव चीज देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में ये हम प्रार्थना करते हैं कि ये क्षणिक मत कीजिए कि ओलंपिक के बाद फिर सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया में अभी ओलंपिक का जो एक है, ये हमेशा के लिए बना रहना चाहिए। इससे खिलाड़ी बहुत मोटिवेटेड होते हैं। सरकार अपने तरफ से प्रयास कर रही है। बहुत ही अहम बातें बताई और निश्चित रूप से हमारे देखने वालों को बहुत पसंद आई होंगी और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि कल और आने वाले मुकाबलों में भारत ढेर सारे पदक और इकट्ठा करेगा और जो हम लोगों ने उम्मीद लगा रखी है कि 2 अंकों में हमारी पदक तालिका होगी, वो जरूर पूरा होगा। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग से फिर मुलाकात होगी।